प्रिय छात्रों, आज प्रैक्टिकल में सबसे पहले जो सीट बनने वाली है थर्ड ईयर की, वो है एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप, वन स्टैंडर्ड पैरेलल कॉनिकल प्रोजेक्शन। अब ध्यान रखिए, ये शुरुआत अपन जो कर रहे हैं वो शंक्वाकार प्रक्षेप से कर रहे हैं। और शंक्वाकार प्रक्षेप, कोई भी शंक्वाकार प्रक्षेप होगा उसमें 3-4 चीजें होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, पहला है मापनी यानी कि स्केल। दूसरा है आपके क्षेत्र यानी कि एरिया, एरिया से तात्पर्य विस्तार, विस्तार कहां पर है। तीसरा अंतराल या इंटरवल, अंतराल से तात्पर्य अक्षांश रेखाओं के बीच में, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बीच का अंतराल, ये हो सकता है। चौथा मानक अक्षांश, मानक अक्षांश कौन सी है। और पांचवा केंद्रीय देशांतर आप किसे मान रहे हैं। ये 4-5 चीजें होना किसी भी शंक्वाकार प्रक्षेप के लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं थोड़ा सा वापस आता हूं कि मापनी से क्या तात्पर्य है। मापनी से तात्पर्य कि जिस ग्लोब या जिस मैप, जिसके लिए जो मैप आप बना रहे हैं उसका पैमाना क्या है, उस पैमाने से आप कितना, आपका ग्लोब या आपकी अर्थ का पैमाना क्या है, उसके अनुसार आपके रेडियस, जो भी ग्लोब बनाएंगे उसका रेडियस कितना आएगा, उसको ज्ञात करने के लिए हमें पैमाना चाहिए। पैमाने से तात्पर्य कि पैमाना के लिए मैंने आपके सामने 2 चीजें आ रही हैं, क्योंकि हमें पृथ्वी को एक ग्लोब के रूप में मान के आगे चलना है और ग्लोब और पृथ्वी की त्रिज्या को हम लोग आधार मानते हैं। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या है, आपके त्रिज्या है वो है 6,0370 किलोमीटर। और यदि हम लोग इसको सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे तो 6,370 इंटू 1 लाख किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो जो भी आएगा वो इसका अपने आप उसकी सेंटीमीटर की त्रिज्या, क्योंकि हमारे पास एक कागज है, एक अथाह विशाल पृथ्वी है। अब उस पृथ्वी के लिए हम इतना बड़ा कागज कहां से लाए, न तो संभव है, न देख न, तो इसलिए क्या करते हैं कि उस विशाल पृथ्वी को छोटे कागज पर, अपने कागज के रूप में उस कागज पर लेके आना है। तो हम लोग उससे कंपेरिज करते हुए अपने जो कागज के साइज का पैमाना है, ध्यान रखिए यहां पर पैमाना पृथ्वी के आकार और कागज के आकार को मानते हुए हम लोग एक पैमाने का निर्धारण करते हैं। और ये इसका, तो यदि सेंटीमीटर में तो ये रहेगी, और ठीक इसी प्रकार से इंच में जो रहेगी वो, यदि इसका हम लोग कर सकते हैं 6,37,000 को, इसके पीछे 5 बिंदियां और डाल दीजिए तो लगभग 670 मिलियन सेंटीमीटर ये आता है। जब हम लोग कोई भी पैमाना सेंटीमीटर ले रहे हैं, यदि इंच में ले हैं तो इंच में क्या होता है, लगभग 2500 आपके मील आता है। और इसमें 2500 मील की कैलकुलेशन या 2500 या आपके मिलियन की मापनी को आधार मान के हुए ये इंच का पैमाना हम लोग लेते हैं। अब ध्यान रखिए, यदि आपके पास सेंटीमीटर में आप कोई दूरी ले रहे हैं तब तो आपको इसको यूज करना है, पृथ्वी के रेडियस को। और यदि आप कोई इंच में ले रहे हैं तो आपको इस रेडियस को उपयोग में लेके आना है। ये जो रेडियस है, ये दोनों रेडियस है वो पृथ्वी के रेडियस है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या है, एक सेंटीमीटर में है और एक इंच में है। अब इस पृथ्वी की त्रिज्या को हम लोग छोटे कागज पर लेके आना है, तो आपके कागज का पैमाना भी कितना होना चाहिए। तो ये पैमाना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, पैमाना आपने लिया कागज में 1:125 मिलियन, 125 मिलियन लिया आपने पैमाना। तब इसके अनुसार आपके पृथ्वी का जो आप ग्लोब बनाएंगे उसका रेडियस कितना होगा, तो इसके अनुसार जो रेडियस मान के चलेंगे तो इसका जो ज्ञात करने का, जो पृथ्वी जो आप गोला बनाएंगे उसका निकालने का सूत्र है। तो लिखिए, पृथ्वी से इसका पैमाना है ज्ञात करने, पृथ्वी से लघुकृत किए जाने वाले गोले का अर्धव्यास, गोले का अर्धव्यास
बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा दी गई मापनिका हर, दी गई मापनिका। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा और इसी से ही संपूर्ण प्रक्षेपों की स्थिति का या उसकी गोले का रेडिएशन निकाला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये पैमाना लेता हूं, 125 मिलियन का पैमाना लेता हूं, तो इसका कितना हो जाएगा 637 मिलियन बटा 125 मिलियन। इससे काटने के बाद कितना आया, जैसे आया 5.08 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने पैमाना लिया है, इस पैमाने के अनुसार जो कागज पर जितना रेडियस बनेगा, उस रेडियस की जो आर होगी, उसका जो त्रिज्या होगी, उसके जो सेंटीमीटर ऊंचे वो होगी वो 5.8। अब आप क्या करेंगे, 5.8 सेंटीमीटर को गोला मानते हुए एक गोला बनाएंगे, उसको मानते हुए इसमें हम लोग कल्पना करेंगे कि ये एक ग्लोब है जिसकी आर है वो 5.08 सेंटीमीटर है। अब हम लोग शंक्वाकार प्रक्षेप बनाने के लिए कॉनिकल शेप में, जो भी फनल शेप में हम लोग इसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे। तो यह एक बनाने का तरीका है। तो मापने से तात्पर्य आपके कागज की साइज और पृथ्वी के आकार, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो रेडियस निकाला जाएगा, जो त्रिज्या निकाली जाएगी, वो इसकी मापनी होगी। दूसरी जो चीज आएगी वो आएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से तात्पर्य एरिया, मतलब किस पर्पज से, किस एरिया के लिए, कहां से कहां तक। तो इसमें एरिया से तात्पर्य कि आप किस एरिया के लिए ले रहे हैं, किस एरिया के ले रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लेना है 15 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ। ये जो नॉर्थ हुई तो क्या हुआ, अक्षांश होगी, अक्षांश होगी। और ठीक इसी प्रकार से 60 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री वेस्ट, ये होगी आपके देशांतर। तो मुझे इन दोनों इस क्षेत्रफल या इसके बीच के भाग को ही मुझे, इसके बीच के भाग को हमने एरिया को लेना है। तो इससे तो अपने आप एरिया से जो आप जिस एरिया के लिए मानचित्र बनाना चाहते हैं उसके लिए ये चीज वहां का विस्तार है ये इसका। ठीक, फिर इसके बाद आता है अंतराल। अंतराल से तात्पर्य कि जो आप अक्षांश रेखाएं ले रहे हैं उसके बीच में अंतराल कितना। अंतराल से तात्पर्य फॉर एग्जांपल मैंने लिया 15 से 75, तो फिर 15 की बनेगी, फिर 30 की बनेगी, फिर 45 की बनेगी, फिर 60 की बनेगी और फिर 75। ठीक इसी प्रकार से आपके देशांतर रेखाओं में भी क्या होगा, वही होगा कि 60 के बाद 45, 45 के बाद 30, 30 के बाद 15, 15 के बाद 0, 0 के बाद 15, इस प्रकार से 15, 15 का गैप, ये जो अंतराल है इन अक्षांश रेखाओं के बीच में गैप। चौथी बात आती है कि मानक अक्षांश। मानक अक्षांश से तात्पर्य कि जो आपने ये ग्लोब बनाया है, इस ग्लोब पर आप जो फनल शेप में जो आप रख रहे हैं, कीप नुमा जो कागज रख रहे हैं, उसकी सतह किस अक्षांश को स्पर्श कर रही है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपके 45 डिग्री अक्षांश को स्पर्श कर रही है, तो ये जो मानक अक्षांश होगी वो आपके 45 डिग्री अक्षांश होगी, नॉर्थ होगी। तो ये मतलब जिस मानक अक्षांश का मतलब भी ये हुआ कि जिस अक्षांश को स्पर्श कर रहे, कागज स्पर्श कर रहे हैं, वो इसकी मानक अक्षांश रेखा कहलाएगी। फिर आएगा आपके केंद्रीय देशांतर। केंद्रीय देशांतर मतलब जो आप ये अंतराल रख रहे हैं, इसमें जैसे ये 0 रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं, आप किसको रख रहे हैं, मिड में सबसे पहले किसको रख रहे हैं, तो वो हो जाएगी आपके मानक अक्षांश। तो इतना सब करने के बाद अपने को शंक्वाकार प्रक्षेपकों के निर्माण के लिए हमें आगे बढ़ना है। इसमें जो सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूं, पहला है आपके एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप एरिया। अब इसमें मैंने 4-5 चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका पास एक प्रश्न है कि एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप, एक मानक मतलब ध्यान रखिए मैंने क्या कहा, एक मानक रेखा होगी आपकी 45 डिग्री शंक्वाकार प्रक्षेप जिसमें ये चीजें होने चाहिए, और प्रक्षेप है तो ये। तो शंक्वाकार प्रक्षेप में यह कल्पना की जाती है कि हम लोग ग्लोब पर कागज को इस प्रकार से फनल शेप में इसको पहनाते हैं, और पहनाने के बाद जो बीच में प्रकाश का केंद्र होता है, प्रकाश होता है, उसकी जो लाइनें होती है वो कागज पर उतारते हैं। और इसका जो बनाने का पर्पज होता है वो ध्रुवीय मतलब ध्रुवों और विषुवत रेखाओं के बीच के क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए।
आज का अपना टॉपिक है वो एक मानक शंक्वाकार। अब एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप बनाने के लिए मैं एक आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं, उस प्रश्न से हम लोग आगे इसके फॉर एग्जांपल लिखिए, एक प्रश्न है कि स्केल है या पैमाना है आपके 1:125 मिलियन, एरिया है या क्षेत्रफल है या विस्तार है वह आपके 15 डिग्री एन से 75 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री वेस्ट, इंटरवल है आपके वो है 15 डिग्री का है, स्टैंडर्ड पैरेलल है या मानक अक्षांश है वो आपके 45 डिग्री है, और केंद्रीय देशांतर है वो प्राइम मेरिडियन उसे कहते हैं वो है आपके 0 डिग्री। ये सूचनाएं हैं, इससे हमें इस प्रक्षेप का निर्माण करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे ये जो रेडियस है, इस रेडियस का यानी कि हमें सबसे पहले ग्लोब ज्ञात करना है कि ग्लोब का रेडियस कितना आए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले वही फार्मूला लगाएंगे जो फार्मूला मैंने सबसे पहले आपको सिखाया था कि कैसे इसको बनाते हैं। तो यदि हमें ग्लोब बनाना है तो ग्लोब बनाने के लिए ग्लोब का रेडियस चाहिए, और रेडियस कितना हो, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले फार्मूला दिया। तो प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार पृथ्वी से लघुकृत किए गए गोले का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा दी गई मापनी का हर। वही आंकड़े रख लीजिए, कितना है 637 मिलियन बटा 125 मिलियन, काटने के बाद है 5.08 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड पर या आपकी कॉपी में जितना रेडियस आया 5.8 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट लिखेंगे अपनी सीट है, ये सीट की साइज इस प्रकार से है, और इस सीट की साइज में इसमें हम लोग इतना भाग छोड़ देंगे, ऊपर वाला इतना भाग छोड़, ये तो आपकी हेडिंग वगैरह के लिए काम आ जाएगा। और शेष जो रिमेनिंग है उसमें दो पार्ट करते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। तो अपने को जो रेडियस जो गोला बनाना है वो यहां पर बनाना है, कितने डिग्री का बनाना है, कितने सेंटीमीटर का बनाना, 5.8 सेंटीमीटर। ये आपने गोला बना दिया और उस गोले को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट यहां पर लिख दीजिए 0, ये आपके 90 डिग्री। अब ये हो गया। इसके बाद इसमें अपने स्टैंडर्ड पैरेलल कौन सी रखी है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री है, तो अब आप डी लीजिए या चांदा लीजिए, इस चांदे को इस प्रकार से रखना है, ये इस प्रकार से चांदे को रखिए, और इसमें अपने को जहां 45 आते हैं, 45 जहां पर भी आते हैं वहां पर अपने को ये लाइन खींचनी, लाइन कितनी खींचनी, इतनी खींचनी। इस लाइन खींचने के बाद अब आपको डी को यहां से हटाकर यहां रखना है, और यहां पर रखते हुए इस प्रकार से रखिए, और इस पर सीधे 90 डिग्री का एंगल बनाइए। इस प्रकार से ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, और जैसे ही 90 का एंगल में गया, इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। ये अपना जो क्रॉसिंग पॉइंट जिसे कहते हैं एक्स नाम दे दीजिए, ए नाम दीजिए, कुछ भी जो नाम देना चाहे वो नाम दे दीजिए। तो ये आपका एक्स कर दिए। तो ये होगी अपने जिसकी कल्पना की थी, फनल शेप जिसको स्पर्श कर रही है वो लाइन ये होगी। जैसे इसको हम लोग कह सकते हैं अपन प्रक्षेपण तल कह सकते हैं या कागज की सतह, ठीक होगी। ये अपना ए मैप, और इसमें आर बराबर 5.08 सेंटीमीटर। अब आती है बी पार्ट की, ये हो गया फनल। अब आता है प्रक्षेप बनाने का तरीका। बी में क्या करना है कि आपको सबसे पहले एक लाइन खींचनी, यहां पर एक सीधी लाइन खींची इस प्रकार से, और इस लाइन को इतना खोलने के बाद ये लाइन है, इसमें एक प्रकार ले लीजिए जिसमें आप पेंसिल के नोब को नीचे रखनी है, और जो नुकीली नोब है उसको ऊपर वाले भाग पे रखना है, यहां पर रख दीजिए, और यहां से रखते हुए इस प्रकार से ये चाप काटना है। ये चाप काट दिया, ये आपका चाप हो गया। ये कितने डिग्री का है,
अपन ने कितने डिग्री की ली, 45 डिग्री ली थी, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री अक्षांश, ये आपकी 40। अब बाकी भी आती 45 तो अपना आ गई है, तो अब कौन कौन सी लेनी है, तो इसमें से अपने अंतराल कितने के लिए, फिर 15 डिग्री, 15, 30, इस प्रकार से, तो नीचे की तरफ जाएगी एक 30 और ये आपके 15, ठीक इसी प्रकार 60 और ये 75। अब ध्यान रखिए कितने ये गैप कहां से आया, ये वाला गैप कहां से आया, इस गैप को करने के लिए क्या अपन ने अंतराल कितने का रखा, 15 डिग्री का रखे, तो यहां पर जब आप चांदा रख लीजिए और चांदे को इस प्रकार से रखते हुए 15 डिग्री जहां पर भी आती है, ये आपका 15 डिग्री यहां आया, इस 15 डिग्री को यहां से मिलान करना है और इसको इतना सा। अब ये जो डिस्टेंस आया है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस 0 से इतने डिस्टेंस का आपको चाहे पेंसिल वाले से ले प्रकार से ले सकते हैं, या दोनों जिसमें दोनों सुए होते हैं उन दोनों को ले सकते हैं, दोनों को इस प्रकार से रखते हुए इसके कट मारने, ये कट इस प्रकार से, ये 45 की थी, 30 और ये 15, ठीक इसी प्रकार से 45, 60 और ये 75, तो अपने पास आ गई 15 की भी आ गई, 30 की भी आ गई, 45 तो ऑलरेडी थी, 60 भी आ गई, 75 आ गई, 90 अपन ने ली नहीं इसलिए 90 को छोड़ देंगे। ये इतना करने के बाद अब ये अपने पास कट पॉइंट आ गए 1, 2, 3, 4 और ये 5 कट आ गए। अब प्रकार की जो सुई है या नोब है उसको तो यहां रखना है और पेंसिल वाले नोब को चेंज करते जाना है। पेंसिल की नोब पहले इतनी सी खोलनी है और इस प्रकार से चाप, ये इस प्रकार से चाप खींचना, फिर प्रकार पेंसिल की नोब इतना खोलो, फिर इस प्रकार से चाप खींचो, फिर पेंसिल की नोब इतना खोलो, इस प्रकार से चाप खींचो और फिर पेंसिल की नोब को इतना खोलो और ये चाप खींचो। ये इस प्रकार से ये चाप बन जाएंगे आपकी अक्षांश रेखा। ये जो बनाई है वो आपकी अक्षांश रेखा है। अब बारी आती है देशांत रेखाओं की। देशांत रेखाएं कैसे बने, तो देशांत रेखाओं को बनाने के लिए ये तो जो ये डिस्टेंस है, मतलब जो 15 डिग्री की डिस्टेंस है, इस 15 डिग्री के डिस्टेंस को इतना रखना है और इधर से इसको चाप खींचना है। तो ये आपने मान लीजिए ये चाप आया इतना आया, कौन सा, यहां से लगा, ये इतना है, इतने से ये फिर प्रकार को इतना प्रकार खोलना है और इधर रखते हुए ऐसे घुमाना है, इस प्रकार से ये घुमाया, तो ये घुमाने के बाद क्या आया, इस प्रकार का चाप आया। अब इसको आप पैरेलल लाइन यानी सीधी रेखा से जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं और इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। अब 45 डिग्री पर कितना डिस्टेंस है ये ध्यान रखिए। 45 डिग्री पर ये जो मैंने अभी लाइन खींची थी उसकी लंबाई कितनी है, इतनी लंबाई है, इतनी लंबाई के कट दोनों तरफ मार दीजिए। इधर ये 0 थी, 15, 30, 45 और 60, इधर भी 15, 30, 45 और ये 60, इस प्रकार से 90 को मानते हुए अब स्केल लीजिए। स्केल रखना इस प्रकार से है कि ये जो आपका कट पॉइंट है और ये जब ये दोनों इस प्रकार से सीध में आ जाए तो ये इस प्रकार से लाइन खींचनी है, इस प्रकार से ये लाइन खींचनी। जब ये लाइन अपने पास आ जाएगी तो इतना सा कट पॉइंट अपने को रखना है और ये जो पीछे जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग वाला भाग है वो अपने को इसको हटाना है, बाकी सब हटाना है। ये कट पॉइंट है, ये तो 90 डिग्री का है, ये अपन पॉइंट, तो अब इसके ऊपर लिख सकते हैं ये तो ये 0 की थी, ये 0, 15, 30, 45, 60, इधर 15, 30, 45, 60, ये होगी ईस्ट और ये होगी आपके वेस्ट। ठीक इसी प्रकार से ये 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और ये 75 डिग्री। इस प्रकार से आपका यह प्रक्षेप एक मानक प्रक्षेप की सीट या प्रक्षेप बन जाता। अब आप इस पर कोई भी मानचित्र जो जिस पर्पज के लिए आपने बनाया है वो मानचित्र इस पर आसानी से बन सकता है। अब इसके क्या होते हैं, इस प्रक्षेप के बनाने के बाद इस प्रक्षेप के क्या गुण और क्या दोष है, तो सामान्यतः जो गुण और दोष है वो सामान्यतः सबसे पहले इसकी विशेषता है,
विशेषताएं, इस विशेषताओं को मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि सभी अक्षांश रेखाएं हैं वो एक ही केंद्र को मान के बनाई। ये देख लीजिए, अपन ने यहां रखा था इसी, ठीक है, सभी अक्षांश रेखाएं एक केंद्र, सभी अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं को 90 डिग्री पर काटती है। तीसरी बात, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं पर सभी जो है डिस्टेंस है वो सब लगभग सब बराबर है, और अक्षांश रेखाओं और अंतराल 90 डिग्री काटने के बाद इसके ऊपर ये एक ही केंद्र पे जाके समाप्त होती है। ये इसके कुछ गुण है। इस गुण के बाद इसमें कुछ इसकी आपके इसकी पहचान थी। अब इसके गुण भी है, इस पर क्या मापनी शुद्ध रहती है। इसी प्रकार से इस प्रक्षेप में देशांतर रेखाओं के साथ साथ इसमें एक मानक होता है, जिस अक्षांश पर इसकी आपकी जो अक्षांश मानक सेंसर है वहां पर अधिकतम शुद्धता पाई जाती है। जो आकृति है वैसी बनाई जा सकती है। क्षेत्रफल बहुत सही, इसमें मानक लगभग शायद आकृति वो सही शुद्ध रहती है। और इसका जो उपयोग होता है वो सामान्यतः मध्य अक्षांशीय देशों के छोटे छोटे देशों को मानचित्र बनाने के लिए इसके उपयोग में लाया जाता है, और इसका विस्तार कम होता है। इसके कारण इसको अक्षांश यह एक विस्तार कम और कम विस्तार वाले क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ध्यान रखिए, ये जिस अक्षांश को अपन ने स्टैंडर्ड पैरेलल, इसके ऊपर लिख सकते हैं आप स्टैंडर्ड पैरेलल, और हेडिंग में लिख दीजिए यहां पर वन स्टैंडर्ड पैरेलल कॉनिकल प्रोजेक्शन, यहां पर लिख देंगे आप RF, या RF 1:125 मिलियन, इंटरवल 15 डिग्री, एरिया जो डिटेल यहां है वो पूरी इस पर आ जाएगी। इस प्रकार से आपको सीट को बनाना है, और सीट को व्यवस्थित रूप से पहले पेंसिल वर्क करना है। पेंसिल वर्क करने के बाद जब पूर्णतः सही हो जाए तब उसका आपको पेन वर्क करना है, और पेन वर्क करने के बाद मुझे वापस मेरे को चेक करवाना। यहां पर यह टॉपिक आपका समाप्त हो जाता है।